नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे भूवायु तंत्र या वायुदाब पवने जिन्हें कहें। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। हमने यहाँ सारे पढ़ लिए थे। पवन, कोरलेस बल, फेरल का नियम, विश्व के दाब कटिबंध, वैश्विक सनातन या प्रचलित पवने, ये सारा हम लोग पढ़ चुके थे। और मौसमी पवनों के बारे में भी, जलीय पवने, स्थलीय पवने और स्थानीय पवने, गर्म और ठंडी पवनों के बारे में आज मैंने कहा था आपके सामने कई सारे प्रश्न लेकर आऊँगा। पिछले एग्जामों में आए हुए ईयर के साथ में किस किस ईयर में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, अनेक सारे प्रश्न आज लेकर आया हूँ ताकि आपको स्तर पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और हम किस लेवल का मैटर पढ़ रहे हैं। मैं आपको टेस्ट में जो दे रहा हूँ वो प्रश्न कैसे हैं, उनका लेवल क्या है, तो आपको थोड़ा सा इससे आइडिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं जरा देखिएगा। यहां पर हमने चर्चा की थी, याद करिए, वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सही क्रम में लगाइए। वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सही क्रम में लगाना है। तो पहला राजस्थान डीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा गया था। बताइए मुझे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या इसका सही क्रम होगा। नमस्कार सभी को। जलीय और स्थलीय समीर पढ़ा था हमने, याद करिए, लिखवाया था। जलीय पवने, समुद्री पवने पढ़ चुके हम, याद करिए। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, सर आप तो अभी YouTube पर लाइव थे, मैं बिल्कुल लाइव नहीं था। वो पहले किसी कोचिंग में पढ़ा रखा वीडियो है। मैं लाइव और क्लास केवल और केवल उत्कर्ष में ही लेता हूं और कहीं पर भी नहीं लेता हूं। वो किसी ने चला रखा होगा तो शायद यूं ही चला रखा है। लाइव नहीं हूं मैं, लाइव आपके बैच में ही रहता हूं और मैं उत्कर्ष के अलावा कहीं पर भी क्लास नहीं लेता हूं। आज मैं आपके सामने एकदम क्लियर कर दूं, आप जो भी दिखा रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो बिल्कुल आंखों का धोखा है, समझ लीजिए, भूल से होगा, किसी और वजह से होगा। लेकिन मैं आपके सामने ही लाइव रहता हूं और किसी भी क्लासेस में मैं राजस्थान में नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं केवल और केवल यहां पर पढ़ा रहा हूं उत्कर्ष क्लासेस में। ठीक है, तो बिल्कुल यकीन मानिएगा, आपके सामने हूं और आप देखें, कई बार आपको जो उसका प्रूफ भी दे देते हैं। आर के उपाध्याय जी सी ऑप्शन दिया आपने, प्रज्ञा सिंह जी सी ऑप्शन, देखे मेरा नाम भी लो, सोनू मीणा जी आपने बोला, अभी लिख कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल मैं जो सामने चल रहा है बिल्कुल लाइव ही मैं आपको बता रहा हूँ। लाइव क्लास मेरी और कहीं पर भी नहीं है, केवल और केवल उत्कर्ष में ही पढ़ा रहा हूँ। ये आप बिल्कुल 100% यकीन मानकर चलिएगा। ठीक है, बताइएगा आंसर। वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सही क्रम में सजाइए। क्या ऑप्शन होगा? भूमध्य रेखीय न्यून, उपोष्ण उच्च, ध्रुवीय उच्च और उपध्रुवीय निम्न। भूमध्य रेखीय न्यून, उपध्रुवीय न्यून, ध्रुवीय उच्च और उपोष्ण उच्च। कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कहा। सी ऑप्शन क्या होगा? सही है। सी ऑप्शन यहां पर सत्य है। सी ऑप्शन यहां पर सत्य है। पढ़ा था हमने, याद करिए, 0 डिग्री। इधर पढ़ा था भूमध्य रेखीय, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र और ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। ये पढ़े थे हमने, याद करिए। कुछ याद आ रहा होगा? तो सरल है प्रश्न, मेरे हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं इसमें ज्यादा। जो उच्च दाब है मैं आपके सामने यहां पर लाइन के रूप में बना दे रहा हूं। देखिए यही हमने पढ़ा था, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र के नाम से थोड़ा सा नाम लिखूंगा, पूरा तो वर्णन नहीं, पूरा हम पढ़ चुके। उपोष्ण, ये भी उपोष्ण कटिबंध, विषुवतीय, ये हमने पढ़ा है, याद करिए। अधो ध्रुवीय, अधो ध्रुवीय, और ये कहलाता है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। पढ़ा था हमने, याद करिए, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। सरल सरल टॉपिक है जो पूछे जा रहे हैं। देखिए, तो सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा? सही होगा। हाँ, इसका बिल्कुल पीडीएफ आपको मिलेगा, प्रिंटेड है तो आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। फेरल का नियम संबंधित है, टीजीटी परीक्षा 2010 यूपी में आया हुआ है, टीजीटी में 2010 में। बताइए, फेरल का नियम संबंधित है रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से और समुद्री मार्ग से। इतने सरल सवाल तो मैं नहीं दिया करता था मेरे टेस्ट में, याद करिए। बहुत लाइट आ रही है बोर्ड पर, तो
सही नजर आ रहा है मेरे हिसाब से। फेरल का नियम संबंधित है रेल मार्ग, वायु संचार, वर्षा और समुद्री मार्ग। क्या आंसर होगा बताइए जरा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऐप पर आपको सारी क्लास से मिल जाएगी मेरी, आप उसमें देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो उसमें आ जाएगा, देखिएगा। हाँ, क्या आंसर होगा? वायु संचार से। आंसर क्या कहलाएगा? वायु संचार से। तो पढ़ा था हमने, याद करिए। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। पढ़ा था। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध वायु संचार से संबंधित है। पवनें उत्तरी गोलार्ध में, पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। बाएं, बायां मतलब लेफ्ट साइड, बाएं ओर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और दाएं ओर कहेंगे राइट साइड। सरल लग रहे हैं यानी प्रश्न? बताइए, इतने सरल प्रश्न आ रहे हैं। मैं तो 3-3 4-4 कथन वाले देता हूं। तो अगला, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है। पश्चिमी यूरोप प्रदेश में मुख्यतः चलती है पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, मानसून पवने, जल और स्थल समीर। बताइए क्या होगा? हाँ, आज ही डलवा देंगे पीडीएफ, पक्का। आज मैं खुद जाकर पीडीएफ उसमें डलवा दूंगा टेक्निकल टीम के साथ में, बिल्कुल जरूर। प्रवीण जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो करेंगे, बिल्कुल आज ही डलवा देंगे। बताइए, पश्चिमी यूरोप प्रदेश में कौन सी पवनें चलती है? आंसर दीजिए जल्दी। पश्चिमी यूरोप प्रदेश में मुख्यतः चलती है पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, मानसून पवने, जल और स्थल समीर। अभी तक जो 3 प्रश्न आए उनमें थोड़ा सा ये कठिन है, फिर भी सोचकर बताइए, पश्चिमी यूरोप प्रदेश में कौन सी पवनें चलती है? हाँ, ऐसे लिख के रख दीजिएगा आंसर। देखिए, जैसे आप 3 का दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, ऐसे कुछ लिखकर जैसे दीजिएगा, 3A या 3B, जो भी है 3C, तो मुझे पता लगेगा कि 3 का दे रहे हैं या 2 का दे रहे हैं। ऐसे आंसर दिए तो जरा अच्छा रहेगा। साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिख के डालें। हाँ, बताइए क्या आंसर होगा? देखिए, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में जो पवनें चलती है उनके बारे में जरा देखिएगा। यहां पर पश्चिम यूरोप में कौन कौन सी पवनें चलती है? पश्चिमी यूरोप यहां पढ़ा था हमने। और पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को यदि हम देखें तो यहां पर देखिएगा, इसका मैंने चित्र बनाया था। इसी में क्या, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र कहलाता है। और इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र से कौन सी पवनें चल रही है? चित्र देखकर बताएं जरा। पछुआ पवनें। यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप के इस भाग में कौन सी पवनें चल रही है? यूरोप का पश्चिम भाग, कौन सी पवनें होगी? पछुआ पवनें चलती है। पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में चलती है पछुआ पवनें। यहाँ पर चलती है व्यापारिक पवनों के नाम से। भारत के इधर हमने कहा था व्यापारिक पवनें, और इधर की ओर चलती है पछुआ पवनें। तो यहाँ चलेगी पछुआ पवनों का क्षेत्र होगा, पछुआ पवनें चलेगी। पछुआ पवनों का क्षेत्र रहता है। तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में जो पवनें चलती हैं उन पवनों का नाम कहलाता है पछुआ पवनें। आंसर क्या होगा? पछुआ पवनें। टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। पछुआ पवनें चलती है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में। ठीक है, अगला बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राह्य पवन नहीं है? ग्राह्य पवन नहीं है। हाँ, ऐसे लिख के दीजिएगा। 4th का आंसर, तो आगे जो भी हो ABCD ऐसे लिखकर देना है। 4th का आंसर क्या होगा? बताएं मुझे जरा। तो देखिए, इतने सरल सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, और हमने तो पता नहीं बहुत सारे कठिन कठिन प्रश्न किए हैं। बताएं 4th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी ग्राह्य पवन नहीं है? सनातन पवने, ग्राह्य पवने, प्रचलित पवने, या कहीं वैश्विक पवने, एक ही बात है। यही नहीं, ग्राह्य पवनों को एक नाम और दिया जाता है। ग्राह्य पवनों का नाम क्या है? ग्राह्य पवनों का ही नाम कहलाता है सनातन पवने,
सनातन पवने, ग्राह्य पवने या प्रचलित पवने, या क्या कहलाती है? वैश्विक पवने, वैश्विक पवने या ग्लोबल विंड्स कहें, ये सारी कहलाती है ग्राह्य। तो मानसूनी, ध्रुवीय, व्यापारिक और पछुआ, क्या आंसर होगा? ये ऑप्शन होगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, बात है। तो सनातन या व्यापारिक या प्रचलित पवने कितनी होती है? सनातन, प्रचलित या वैश्विक पवने 3 होती है। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने व ध्रुवीय पवने होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? मानसूनी पवने आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट बताइए? सी आंसर नहीं होगा। आनंद प्रकाश जी आप दे रहे हैं सी नहीं, आंसर क्या होगा? ए होगा, मानसूनी पवने। नहीं है, पूछा गया है तो नहीं है, तो 3 होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने। अब बताएं, पछुआ पवने दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच चलती है? बताएं मुझे, किन अक्षांशों के बीच में चलती है? पढ़ा था हमने, याद करिए। 20 से 40, 30 से 50, 40 से 50, 35 से 60। एग्जैक्ट याद हो तो बताइए क्या आंसर होगा? पढ़ा था हमने, याद आ रहा है या नहीं बताइए? जीरो डिग्री, 0 से पढ़ा था हमने 10 डिग्री, इधर भी 10 डिग्री, साढ़ा 23 से 35 डिग्री, पैंतालीस से 65 डिग्री, आंसर क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा जल्दी से बताएं जरा। फिफ्थ का आंसर देखिए, बहुत वेरिएशन आ रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है। सोच समझ कर दीजिए, आंसर देना। शुरुआत कहां से होती है? पहले तो वह ढूंढिए, फिर देखिए अंत कहां पर हो रहा है, वो ढूंढिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को भी पढ़ाता कहां से कहां चलती है? गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 के नाम से। तो इससे पहले कुछ यहाँ से शुरुआत होगी। देखिए 35 डिग्री से शुरुआत हो रही है, बात समझ में आई या नहीं? 35 से शुरुआत होगी, 40, 50, 60 डिग्री तक जाएगी। 35 से शुरुआत होगी, देखिए 35 से यहाँ पर शुरुआत होती है, इधर भी 35 से शुरुआत होती है यहाँ पर, और इधर की ओर जाती है। तो आंसर क्या होगा? 35 से शुरुआत हो रही है यहाँ पर, देखिए 35 से 35 डिग्री से शुरुआत हो रही है पछुआ पवनों की। ये पवने कहलाती है पछुआ पवने, पछुआ पवने। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र है, लाइन के रूप में जो दर्शा रहा हूं। बात समझ में आई या नहीं? एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑप्शन में बड़े कंफ्यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। 35 डिग्री से शुरुआत हो रही है, देखिए 35 से शुरुआत हो रही है यहाँ पर, 35 से शुरुआत है और 60 डिग्री तक जाती है। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, याद करिए, बताया था या नहीं? यही बताया था। तो 35 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 डिग्री यहाँ पर जो पवने चलेगी कहलाती है पछुआ पवनों के नाम से, और ये कहलाएगी 35 से 60 डिग्री, आंसर इसका कहलाएगा। सभी लगभग सही नजर आ रहे होंगे, 40, 50, 30, 50, 20, 40, लेकिन ज़्यादा सही क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्या पढ़ा था? गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 और 35 से शुरुआत। ये रहा 35 से यहाँ पर 40, 50 और 60 डिग्री के निकट में, ये आंसर कहलाएगा। बात समझ में आई ना? 30 से शुरुआत नहीं होगी देशराज जी, देखिए 30 से नहीं, हमने यहाँ से शुरुआत कहाँ से है? इधर है 35 से। अब ऑप्शन के अनुसार भी तो आंसर देखना पड़ेगा ना। इसने ऑप्शन जो दिया, हमने हमारा कॉन्सेप्ट लगा लिया, एग्जाम में जैसे सवाल आएंगे उसके अनुसार आंसर देना पड़ेगा। एग्जैक्ट तो नहीं दिया, लेकिन क्या करें, 35 से 60 डिग्री यहाँ पर जो है वो इसमें सही कहलाएगा। ठीक है, हाँ मैंने तो 0 से 10 बताया, लेकिन एग्जामिनर ने दे दिया, अब क्या करें? तो गलत उत्तर तो निकालना पड़ेंगे और सही उत्तर उसमें से चूज करना पड़ेगा। एक तो चूज करना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमने जो पढ़ा उसके अनुसार। तो जैसा आएगा अब एग्जाम में प्रश्न, उसके अनुसार भी, एग्जाम का यही तो मतलब है, टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब, जैसा एग्जाम में प्रश्न दिया उसके अनुसार हमें आंसर निकालना है। हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा दिमाग यही कहता है 35 डिग्री यहाँ शुरुआत है और 60 डिग्री, देखिए 20 से 40 तो होगा नहीं, इधर 20 डिग्री और 40 डिग्री, 23 से भी पहले आ जाएगा, वो तो संभव नहीं। 30 से 50 भी संभव नहीं, 50 डिग्री तो फिर गरजता चीखता 60 कहाँ जाएगा, ये भी तो है।
चीखता साठा फिर कहां जाएगा बताएं? और इसमें भी चीखता साठा कहां जाएगा? आंसर आएगा नहीं, चीखता साठा इसी में आंसर बनेगा। तो आंसर क्या कहलाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। चीखता साठा किस तत्व का बोध है? बताएं जरा, किस तत्व का बोध है चीखता साठा? बताएं, चीखता साठा किस तत्व का बोध है? ये उच्च ज्वार का नाम है, उच्च वेग वाली पवन का नाम है, मूसलाधार वर्षा है, या पड़ित झंझा या तड़ित झंझा कहें, क्या शब्द है? बताइए। देखिए, कई बार एग्जाम में प्रश्न हमने जो पढ़ा है उससे थोड़ा बहुत वेरी भी करेगा। एग्जाम में जो हम पढ़ के चले गए वैसा ही नहीं आएगा कभी। हमें हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाना पड़ेगा तो वहां पर उसके ऑप्शन दिए, उन्हीं में से आंसर ढूंढना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते हमने तो ऐसा लिखा था, ऐसा पढ़ा था, इसलिए अब आप आंसर इसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं कहेंगे। एक तो चुनना पड़ेगा आपको। क्या होगा? उच्च वेगीय पवन, तीव्र गति से चलने वाली पवनों को नाम देते हैं चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश के निकट चलने वाले तीव्र पवनों को नाम देते हैं चीखता साठा। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता साठा। सरल नहीं लग रहे हैं? बड़े सरल सरल प्रश्न। हमने जो टेस्ट वगैरह में दे रहा हूं, मैं आपको जो कर रहा हूं, इससे भारी है या सरल है? बताएं जरा। इससे भारी प्रश्न दे रहा हूं बहुत ज्यादा, वो वाले प्रश्न कर लिए तो ये बड़े सरल लगेंगे। हाँ, सही कहा रविंदर सिंह ने, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा अपना भी वहां पर, तब एग्जाम में कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, उनमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अश्व अक्षांश किस पेटी में स्थित है? बताएं जरा। अश्व अक्षांश कल बताया था, किस पेटी में स्थित है? अश्व अक्षांश किस पेटी में स्थित है? 7th क्वेश्चन का आंसर पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। सरल है या नहीं? बताइए। अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड किसमें स्थित है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब। क्या आंसर होगा? गलत नहीं देना है, बिल्कुल सही सही आंसर देना है, सोच समझकर। आ रहे हैं कमेंट, आ रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखे अपने आंसर। बहुत बढ़िया। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को ही अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में होता है। इसमें खास तौर से कहा जाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को, इसी को कहा जाता है अश्व अक्षांश कहा जाता है। 23.5 से 35 के मध्य, 30 से 35 को विशेषतया प्रमुख रूप से कहा जाता है अश्व अक्षांश कहा जाता है। बी ऑप्शन यहां पर सही है। ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया, बहुत सही बात है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। 7th का ए नहीं, 7th का तो क्या होगा? बी ऑप्शन है। ए मत दीजिए आंसर, कौन दे रहा है? ए, बी ऑप्शन होगा सही इसका। अश्व अक्षांश स्थित है, आ गया, देख लीजिए यहीं पर जो अभी बताया था जस्ट मैंने प्रश्न। बताइए इसका क्या आंसर होगा? 8th क्वेश्चन का आंसर, 8th का 8वें राजस्थान डीसी प्रवक्ता 2014 में प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न मैं मन से बनाकर नहीं लाया हूं, एग्जाम में जो आए हैं उन्हीं के हैं, चाहे तो आप चाहकर चेक भी कर सकते हैं। राजस्थान डीसी प्रवक्ता परीक्षा 2014 में ऐसे जो दिन के नीचे लिखा है वही मैं आपके सामने प्रश्न उसी एग्जाम के लेके आया हूं, पुराने सालों के जो प्रश्न हैं। अश्व अक्षांश 40 से 50 डिग्री उत्तरी दक्षिणी, 20 से 25 से 30 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 40 से 45 से 50 डिग्री। क्या आंसर होगा? अमित कुमार जी, बी नहीं होगा। क्या आंसर होगा? 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है अश्व अक्षांश कहा जाता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी यही तो लिखा था, 23.5 से 35 और विशेष तौर से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में, यही लिखा था 30 से 35, बिल्कुल सेम वही होगा। 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों, एग्जैक्ट डिग्री निकाला है तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश। देखिए एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आंसर देंगे। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहते हैं, सही है। इसमें भी सटीक पूछ ले
तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। राजस्थान डीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा गया था। विक्षेप बल उत्पन्न होता है वायु दाब के अंतर से, पृथ्वी के परिभ्रमण से, तापमान के अंतर से और उच्च वसीय विषमता से। यह सवाल का जवाब दीजिएगा। बढ़िया आएंगे, अभी सभी तरह के प्रश्न आ जाएंगे, धैर्य रखो, सभी तरह के प्रश्न आ जाएंगे, हर तरीके से एग्जाम में आए हुए प्रश्न आ जाएंगे। और मैं जो लिखवा रहा हूं ना आपको प्रश्न कथनों में, निम्नलिखित कथन वो यूपीएससी लेवल के प्रश्न हैं जो आपको करवाता हूं। यूपीएससी लेवल वाले कर लिए तो फिर ये वाले तो बड़े सरल लगेंगे। यूपी का भी पेपर लेकर आया करे, तो यूपी से लेके आ रहा हूं ना प्रश्न। टीजीटी परीक्षा कहां होती है? यूपी में ही तो होती है। बताएं, वायुदाब में अंतर, पृथ्वी के परिभ्रमण और तापमान के अंतर और उच्च वसीय विषमता। विक्षेपण बल, मुड़ाव बल किसके कारण उत्पन्न होता है? मुड़ाव बल कहें, विक्षेपण बल कहें, विक्षेप बल कहें या कोरिलेस फोर्स कहें, उसके उत्पन्न होने का कारण है, परिभाषा समझिएगा, हमने परिभाषा पढ़ी थी, याद करें, कोरिलेस बल की। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है और मुड़ने के लिए जो बल होगा वही बल कहलाता है, कोरिलेस बल कहलाता है। तो कोरिलेस बल का मान तो किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन कह दें या परिभ्रमण कह दें, अपने स्थान पर एक ही बात है। तो देखिए, पढ़ाया घूर्णन था, सब दे दिया परिभ्रमण, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, फिर वही है कॉमन सेंस। यहां पर क्या होगा? सोनू जी आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो पृथ्वी के परिभ्रमण से, परिभ्रमण मतलब अपने स्थान पर घूमना। हाँ, सबके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सभी लेवल के ले आऊंगा, धैर्य रखिए। जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो नहीं हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अगला, डोलड्रम किस पेटी में पाया जाता है? पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। सर आज की क्लास में ध्यान दीजिए, क्लास छोड़िए मत, पिछली जो भी क्लास है, पिछला पौने नहीं पढ़ी तो आंसर कोई समझ में नहीं आएगा, और जिनको पढ़ा है उनको मजा आ रहा है या नहीं, एक बार जरा मेरी संतुष्टि के लिए कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए। समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे जरा बताएं। डोलड्रम किस पेटी में पाया जाता है? विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, अधोध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब। तो बताइए आंसर क्या होगा? 10th क्वेश्चन का आंसर विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, 0 डिग्री, इधर होता है 10 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री, और 0 से 10 डिग्री के क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था? 0 से 10 डिग्री के मध्य के क्षेत्र को हमने नाम दिया था विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, इसी के अंतर्गत 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम कहलाता है डोलड्रम कहलाता है। डोलड्रम, डोलड्रम विषुवतीय, इक्वेटोरियल, विषुवतीय, निम्न दाब क्षेत्र का ये एक भाग है। इसका विस्तार 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। यह सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र है और यहां पर शांत पवनों की पेटी या क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल सही का 10th का आंसर क्या होगा? यह ऑप्शन यहां पर सत्य है, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। डोलड्रम की स्थिति निम्न में से किस वायुदाब पेटी में जिसकी उत्पत्ति तापीय कारण से होती है? बिल्कुल सेम प्रश्न, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। इसका तो जल्दी से आंसर दे दो। टीजीटी परीक्षा 2014 में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। क्या आंसर होगा 11 का? आज के प्रश्न बहुत आसान है, सही कह रहे हो। आज ये मैंने नहीं बनाया, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो मेरे जो बनाए हुए प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर आता हूं वो तो कठिन प्रश्न होते हैं। क्यों?
वो एकदम कठिन होंगे, क्योंकि वहां पर मैं कठिन कठिन प्रश्न पूछा कर रहा हूं। एग्जाम में आए हुए बिल्कुल सरल लगेंगे। क्या आंसर होगा, जल्दी से दो। भूगोल फर्स्ट ग्रेड की मेरी कक्षाएं चाहते हैं, उत्कर्ष में स्वागत है। आइएगा उत्कर्ष में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी हो जाएगी, दोनों में है। हाँ, 11th का आंसर क्या कहलाएगा, विषुवत या निम्न दाब क्षेत्र। विषुवत रेखा का या भूमध्य रेखा का एक ही बात है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। डी ऑप्शन सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2014 में डोलड्रम निम्नलिखित अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम कितने से कितने डिग्री के मध्य होगा, 12वें का आंसर। इतने सरल प्रश्न तो मैंने नहीं देखे कभी, सारे सरल प्रश्न हैं एकदम। डोलड्रम का विस्तार कहलाता है। हाँ, नंबर लिख के जरूर देना, 11वें का या 12वें का। सर 12वें का ये, और आगे ऐसे डैश लगाकर या डायरेक्ट जो भी हो, ए हो बी हो, जो आप लिख डालें, लेकिन नंबर लगाकर लिखना ताकि मुझे पता रहेगा कौन से का आप आंसर दे रहे हो। देसा जी कह रहे मेरे प्रश्न का जवाब दो। पूछिए आप, क्या प्रश्न है आपका। 5 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में प्रतिवर्ष सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, इसी को डोलड्रम कहा जाता है। और ये डोलड्रम है वो शांत पवनों या शांत पेटी का क्षेत्र भी कहा जाता है। शांत पवनों या शांत पेटी के क्षेत्र को नाम देते हैं डोलड्रम कहा जाता है। 12वें का आंसर होगा सी ऑप्शन, यहां पर सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, अलग जैसा है निम्न में से कुछ। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, मॉनसून और ध्रुवीय पवने, कौन सा अलग होगा। आज देखिए बड़े तेजी से कमेंट आ रहे हैं, तो कईयों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। क्लास लेने के बाद में मेरे पास सारे कमेंट आते हैं, मैं ध्यान से एक बार सबके पढ़ लूंगा, चिंता मत करिए। बस आप अपना आंसर दीजिएगा यहां पर। पीडीएफ मिलेगा और आज ही मिलेगा, पक्का है। हाँ बताइए क्या आंसर होगा। बहुत सरल है, मेरे हिसाब से तो बिना ऑप्शन ही हो जाना चाहिए था। अलग कौन सी होगी, मॉनसून पवने। मॉनसून होता है जो अलग है, बाकी ये सभी क्या है, व्यापारिक, पछुआ व ध्रुवीय पवने, सनातन पवने, ग्राह्य पवने, प्रचलित पवने या वैश्विक पवने कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन शुष्क एवं ठंडी पवन का उदाहरण है। बताइए ये वाला शुष्क व ठंडी पवन कौन सी कहलाती है। पढ़े थे हमने, याद करिए। फॉन, सांताना, हार्मेटन, ब्लिजर्ड, सारी हमने पढ़ चुके। तो नाम बताए कौन सी ठंडी है। 14th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। बताइएगा क्या आंसर होगा। 14th क्वेश्चन का आंसर, कौन सी स्थानीय पवन शुष्क एवं ठंडी पवन का उदाहरण है। ठंडी कौन सी है बताना है मुझे। देशों के नाम लिख रहा हूं मैं, देखिए जहां जहां चलती है। फोन चलती है फ्रांस व स्विट्जरलैंड, याद करिए बताया था। फ्रांस व स्विट्जरलैंड देशों में चलने वाली ठंडी पवने नाम कहलाती है फोन के नाम से। सांताना पवने, सांताना पवने चलती है यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में। याद आ रहा है कुछ, कैलिफोर्निया प्रांत में। हार्मेटन सारा मरुस्थल, सारा मरुस्थल से नाइजीरिया और नाइजीरिया से गिनी की खाड़ी। याद आ रहा है, गिनी की खाड़ी। और ब्लिजार्ड कनाडा देश के उत्तरी भागों में, कनाडा देश में ब्लिजार्ड। आंसर क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा यहां पर, सही दे रहे हैं सभी आंसर, डी ऑप्शन सही होगा। ब्लिजार्ड कह दें या इसी का नाम कहलाता है तड़ित झंझा।
ब्लिजार्ड या तड़ित झंझा कनाडा देश के उत्तरी भागों में बहती है, कई बार हिम वर्षा करने में भी योगदान देती है। सारा, नाइजीरिया, गिनी खाड़ी, डॉक्टर पवने भी कहा जाता है, इनको याद करिए। हार्मेटन पवनों का नाम क्या है? डॉक्टर पवने कहलाती है। संडे को जो टेस्ट होगा वो जरूर देना है। मैं जो प्रश्न दूंगा वो देखेगा इनमें और उनमें कितना अंतर आएगा, आप जरा बताना मुझे। ये रात है तो वो दिन हो जाएगा, इतना ज्यादा अंतर होगा, बहुत ज्यादा प्रश्न के लेवल में अंतर होगा। तो वो हार्ड वाले जब कर लेंगे तो ये बड़े सरल लगेंगे ये आपको। नाइजीरिया देश गिनी खाड़ी कहलाती है, डॉक्टर पवनों के नाम से जानी जाती है। ठीक है। कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहा जाता है? बताइए जरा क्या होगा। पापामायो, ट्विस्टर, ब्लिजर्ड, सांताना, क्या नाम होगा? ये आंसर दें जरा मुझे। 15th का आंसर पीजीटी परीक्षा 2009, इसका भी लेवल बड़ा अच्छा आता है पीजीटी परीक्षा का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। बताएं 15th क्वेश्चन का आंसर। कई जन लिख रहे हैं सर आप वाले थोड़े कठिन है प्रश्न। थोड़े क्या, काफी कठिन होते हैं वो तो आईएएस के लेवल के भी ऊपर से प्रश्न है कई सारे। तो उसमें ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। बताएं मुझे क्या होगा आंसर। एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। देखिए क्या आंसर होगा, बताएं। 15वें का आंसर पापामायो, ट्विस्टर, ब्लिजर्ड, सांताना। मैं देखिए एग्जाम में जो शब्द आया वही टाइप कराया है, पापा ग्यो नहीं लिखा है। पापा मायो आया तो पापा मायो ही कर दिया, जबकि सही नाम पापा ग्यो पवने हैं। जो आ रहा है वही मैंने आपके सामने लिखा है। काफी जने सही दे रहे हैं, कुछ जनों ने थोड़ा गलत भी दिया है। अच्छे सुनना, यूएसए देश के कैलिफोर्निया प्रांत में चलने वाली गर्म पवनें नाम कहलाती है, सांता आना के नाम से जानी जाती है। और कैलिफोर्निया की साइड में हमने मरुस्थल देखा था, मोजावे और सोनोरान मरुस्थल है, याद करिए। तो ये कहलाती है सांता आना पवने कहलाती है, सांता आना। मिलन जी कह रहे हैं बी ऑप्शन बी नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा सांता आना। मैं केवल उत्कर्ष क्लासेस में ही पढ़ाता हूं और कहीं पर भी नहीं पढ़ाता हूं, केवल यहां पर आपके सामने पढ़ा रहा हूं। तो यहीं पर अच्छे से आप सुनिएगा, और जहां कहीं भी लग रहा होगा वो बिल्कुल गलत है। मैं केवल और केवल यहीं पर आपके सामने पढ़ाता हूं, उत्कर्ष क्लासेस में। अगला, सारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है, कौन सी कहलाएगी? फोन, चिनूक, मिस्ट्रल, सिरोको। टीजीटी परीक्षा 2010। उत्साह जी कह रहे हैं सर हम बहुत कंफ्यूज है, क्यों है बताओ जरा। मैंने तो एकदम सिंपल तरीके से रख दिया आपके सामने प्रश्न, और बहुत सारे जने, लगभग सभी जने सही आंसर दे रहे हैं। कहां कंफ्यूजन हो रहा है बताओ मुझे, आप बिल्कुल दूर करेंगे कंफ्यूजन। सारा मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है, कौन सी कहलाएगी? फोन तो देखिए प्रवाहित होती है फ्रांस देश में, यूरोप महाद्वीप में आती है। चिनूक चलती है यूएसए देश में। मिस्ट्रल चलती है फ्रांस देश में, ठंडी पवन का नाम है। सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर चलने वाली गर्म पवन नाम कहलाता है, सिरोको के नाम से जाना जाता है। पढ़ा था हमने, याद करिए। सारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में। सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर चलने वाली गर्म पवनें नाम कहलाती है, सिरोको के नाम से जानी जाती है। ये पवनें कहलाती है, सिरोको पवनें कहलाती है। ब्लड रेन नाम कहलाती है, रक्त वर्षा करने वाले पवनों के उपनाम से जाना जाता है। तो
खूब सारे प्रश्न लेके आया हूं, सॉल्व करने आज आपको बहुत सारे। तो आंसर क्या कहलाएगा? सिरोक्को पवने कहलाती है। सारा मरुस्थल से चलती है, बाकी इन सभी देशों में, महाद्वीपों में नाम क्या कहलाती है? रक्त वर्षा करने वाली पवने, ब्लड रेन। सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होकर इटली देश की ओर चलने वाली गर्म पवने कहलाती है सिरोक्को के नाम से। ये पवने इटली देश में आल्सवरस से टकराकर लाल मिट्टी से युक्त वर्षा करती है, नाम कहलाती है। इन्हीं को नाम देते हैं, रक्त वर्षा करने वाले पवनों के उपनाम से जाना जाता है। स्वस्थ पवन है, गर्म स्वस्थ पवन है, गर्म है लेकिन स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन अब दे दिया यहां पर। आंसर निकालना होगा सारा से, सारा मरुस्थल में, तो सारा से प्रभावित होने वाली तो केवल अकेली है, यहां पर नाम क्या कहलाएगा? सिरोक्को पवने हैं। अगला, सिरोक्को क्या है? सिरोक्को क्या है? ज्वालामुखी, स्थानीय पवन, पक्षी या द्वीप, पीजीटी। अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, उसमें ये प्रश्न है, देख लीजिए। सिरोक्को क्या है? यूपी में एग्जाम होता है टीजीटी और पीजीटी, हायर लेवल और लो लेवल के एग्जाम होते हैं। पीजीटी हायर लेवल, टीजीटी लो लेवल वाले, उसमें ये प्रश्न पूछे गए जो हमारे उधर आरएस वगैरह के तुल्य होते हैं राजस्थान में, जो वहां पर ये प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न रखें। आंसर कहलाता है, देखिए क्या है? स्थानीय पवन का नाम है। ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें भी कई जने डी दे रहे हैं, डी नहीं, गलती से हो गया होगा मुझे लग रहा है, वरना तो बिल्कुल सिंपल है। सिरोक्को क्या है? स्थानीय पवन का नाम है जो सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में लिखे तो अच्छा है। हाँ, 17 फिर बी या सी या डी जो लिखे अच्छा रहेगा। अगला, आल्प्स पर्वत उत्तरी ढाल के सारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन है। स्विट्जरलैंड में कौन सी पवन बहती है बताएं जरा, चर्चा की थी मैंने आपके सामने। उत्तरी ढाल के सारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन, स्विट्जरलैंड में हमने पवने पढ़ी थी, याद करिए कौन सी है। बताएं क्या आंसर होगा? यहां पर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन वाला बैच नहीं है मेरा, मैं तो आज प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं, बाकी समझ एमसीक्यू वाला बैच नहीं ले रहा हूं मैं तो मैटर पढ़ाता और एमसीक्यू कराता हूं, दोनों यहां पर आपके सामने रखे हैं। क्या कहलाएगा? उत्तरी ढाल के सारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली पवने, चिनूक तो देखिए यूएसए में, याद करिए, तो स्विट्जरलैंड में तो है नहीं। मिस्ट्रल फ्रांस देश में बहती है, केवल ठंडी पवनों का नाम है। फोन पवने हमने पढ़ा था, फ्रांस राज्य से स्विट्जरलैंड की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म पवनों को नाम देते हैं। याद करिए, याद आ रहा है या नहीं? अंगूर के बागानों में से होकर प्रवाहित होती है और अंगूर को जल्दी पकाने में सहायता करती है, नाम कहलाती है। इन पवनों का नाम कहलाता है फोन पवने कहलाती है। पढ़ा था, याद करिए। 18 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन यहां पर सही है, फोन पवने। बोरा हमने पढ़ा था एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में, ठंडी पवने एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवने कहलाती है बोरा पवने। चिनूक पढ़ा था हमने, क्या है? गर्म पवने, प्रेरित घासों पर जमे बर्फ को पिघलने में सहायता करती है, नाम कहलाती है चिनूक पवने। और मिस्ट्रल कहलाती है फ्रांस में ठंडी पवनों का नाम है। तो यह आंसर आ गया, देखिए, फ्रांस से स्विट्जरलैंड की ओर पढ़ा था, अंगूर के बागानों से होकर गुजरती, अंगूर जल्दी पका दिया। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। याद आ रहा है ममता जी? आप ए लिखा, ए नहीं होगा, क्या होगा? सी। बोरा तो एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलती है, हमने शब्द आया था, याद करें, फ्रांस से स्विट्जरलैंड की ओर। घर वाले नहीं कहते, मन लगाकर पढ़िए, यही है, मन लगाकर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, सोच समझकर, मन लगा के पढ़ना, यही है। शब्द जो लिखवाए थे उनको वापस रिकॉल करें। फ्रांस राज्य से स्विट्जरलैंड की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म पवनें फोन कहलाती है। ये फ्रांस में अंगूर के बागानों में अंगूर को जल्दी पकाने में सहायता करती है, नाम कहलाती है फोन पवने। शराब उद्योग का विकास होता है, ये लिखवाया था, याद करिए। आंसर क्या कहलाएगा? फोन पवने। संयुक्त राज्य और अमेरिका में
कनाडा में रॉकी श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ साथ चलने वाले शुष्क स्थानीय पवन है? फोन, चिनूक, सिरोको और बोरा। बताइए कौन सा होगा? फोन, चिनूक, सिरोको, बोरा। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हनुमान जी कह रहे हैं क्या पूछा है? हनुमान बेनीवाल जी पूछिए आप क्वेश्चन आपका भी। हाँ गलती से टाइप हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ साथ बेनियल शुष्क स्थानीय पवन कहलाती है। 19 का आंसर दें। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करके चलती है तो पूर्व दिशा हो जाएगी। देखिए रॉकीज के पूर्वी ढाल, रॉकीज पर्वत का क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग हो जाएगा। चित्र में मैं आपको दर्शाता हूं। देखिए यहां पर है यूएसए देश, यहां पर मैंने बताया था, याद करिए, रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत को जब पार करके यहां पर चलेगी इधर, तो रॉकीज पर्वत को पार करके चलेगी। ये दिशा कौन सी हो जाएगी रॉकीज की? ईस्ट या पूर्व दिशा होगी। और यहां हमने एक पवन पढ़ा था, कौन सी है? जो प्रेरित घासभूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है, नाम कहलाती है चिनूक। गर्म पवनों के नाम से जाना जाता है। तो रॉकीज पर्वत का पूर्वी ढलान हो गया। रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर यह दिशा कहलाएगी पूर्व, पूर्वी ढाल पर चलती है। बहुत सारे प्रश्न हैं अभी तो पूरी ढाल पर चलती है, नाम कहलाती है चिनूक के नाम से। फोन चलती है फ्रांस देश में, अंगूर के बागान में अंगूर को जल्दी पकाती है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, याद आ रहा होगा स्विट्जरलैंड। सिरोको चलती है सारा मरुस्थल के क्षेत्र से होकर, इटली देश, भूमध्य सागर होते हुए। और बोरा चलती है एड्रियाटिक सागर के क्षेत्र में है। ठंडी पवनों का नाम है। सारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा से पश्चिम में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को कहा जाता है। यह बताएं जरा क्या होगा? हाँ, चिनूक को हमने हिमबक्षिणी भी कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हो। बताएं क्या आंसर होगा? सारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से, उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को कहते हैं। समझ के इसका आंसर देना बढ़िया से। कौन सी पवन होगी बताएं? हार्मेटन, हबूब, बाइस और गिबली। बताएं क्या आंसर होगा? ट्विस्टर कौन सी विंड है मैं देख के बताऊंगा आपको, मुझे नहीं मालूम इसमें, मैं देखकर आपको जरूर बताऊंगा। ट्विस्टर, ठीक है। बीसवें का आंसर सोचकर देना। अभी तक जितने प्रश्न आए उसमें सबसे बढ़िया प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट। दिशा का अच्छे से ज्ञान रखिए। तो देखिए सारा रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली ऐसी पवनें कौन सी चलती थी सारा में? दिशा कहलाती है, देखिए उत्तर, नॉर्थ। जब लिखा होता है तो बिल्कुल ऐसा चित्र बना लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या होगा उसका? उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर या उत्तर पूर्व से पश्चिम दिशा इधर की ओर चलती है, आंसर क्या कहलाएगा? सारा मरुस्थल से ऐसे चलने वाली दिशा पूछी है। सारा में इधर की ओर कौन सी पवनें चलती है? सारा मरुस्थल से ऐसे। चित्र याद करिए, बनाया था या नहीं? अब तो आंसर सही देना है। क्वेश्चन में जब भी लिखा है ऐसे उत्तर पूर्व पूर्व से, तो हमें एकदम यहां पर पहले मैप बना लेना है ऐसा, और ऐसे दिशा निर्धारित करके बना लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या है आंसर? क्या कहलाएगा? हाँ सही आ रहा है अब तो आंसर, बिल्कुल बढ़िया है। देखिए सारा मरुस्थल, सारा मरुस्थल में इस दिशा में जो पवनें चलती है, यहां पर एक गिनी की खाड़ी, याद करिए 0 डिग्री का क्षेत्र यहां पर पढ़ा था। चित्र देखने का यही फायदा है, चित्र मैंने पवनें दर्शाई थी बिल्कुल ऐसे ही।
क्या कहलाएगा आंसर? हार्मेटन पवनों के नाम से जाने जाती है। हार्मेटन पवने कहलाते हैं। डॉक्टर पवने भी इनको कहा जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर पवनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। मेरा आज यह प्रश्न लाने का उद्देश्य यही है। देखिए, इतने सरल सरल प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये सरल देखिए, इतने सरल ये अगर कर लिए। यूपी जीआईएससी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया है। पीजीटी परीक्षा 2009, ये काफी एग्जामों में इस फॉर्मेट से क्वेश्चन बनता है। कौन सा आंसर होगा बताएं? 21वें प्रश्न का आंसर 21 का 21 का आंसर बिल्कुल। क्वेश्चन तो जितने आप करेंगे उतना ही फायदा है। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ के, हिमाचल प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के जो क्वेश्चन आ रहे हैं पीसीएस में, वो आप भी सोल्व करिए। एक राज्य के दूसरे राज्य वाले करिए उसमें सोल्व, बहुत फायदा रहेगा। यूपी वगैरह में मैं इसलिए लेके आया हूं, उधर पवनों से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बाकी वाले में प्रश्न कम आ रहे हैं। आईएएस वाले भी लेकर आऊंगा, चिंता मत करिए आप, जरूर जरूर लेकर आऊंगा। जो कहता हूं वो याद रखूंगा बिल्कुल। देखिए, जब मैं लोअर लेवल के लाऊंगा तो आप कहोगे सर हायर लाओ, तो जो आ रहे हैं उनको एक बार पहले बढ़िया से कर लीजिए आप। आंसर दे। खमसिन चलती है मिस्र देश में, पढ़ा था। खमसिन पवने कहां है? उत्तरी मिस्र में। चिनूक, मिस्ट्रल। अब एग्जाम में जो आ रखा है इसके अनुसार तो ऑप्शन भी मैच नहीं है। एग्जाम में मैंने वो की वो लेकर आया हूं, लेकिन इसमें तो ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा है। देखिए, ए का तो उत्तरी अमेरिका में नहीं, चिनूक जरूर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ए का 3, डी का 1। खमसिन तो मिस्र देश में प्रवाहित होती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा इसमें कर सकते हैं उत्तरी अफ्रीका में। चलिए, हम तो यहां पर इसके अनुसार नहीं। खमसिन कहां प्रवाहित होती है? खमसिन होती है मिस्र देश में। खमसिन मिस्र में। हार्मेटन हार्मेटन पवने प्रवाहित होती है नाइजीरिया देश में। नाइजीरिया देश में। और मिस्ट्रल फ्रांस देश में। देखिए, कई बार एग्जामों में जो प्रश्न दे रखे ऑप्शन भी मैच नहीं होते, इनमें एग्जामों में आ रखे, लेकिन क्वेश्चन में भी कई बार मैं तो जैसा वहां पर टाइप था बिल्कुल आपके सामने वैसा ही लेकर आया हूं। तो अगर वहां मैच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा आंसर यहां पर बना लेंगे। हमें आना चाहिए बस ये महत्वपूर्ण है। मिस्ट्रल कहां पर है? फ्रांस देश में। और चिनूक कहां पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए देश में। देश का नाम कहलाता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका आएगा, ये जरूर एक यहां पर मैच है, केवल एक ही मैच है यहां पर, उत्तरी अमेरिका। तो डी का 1 होना चाहिए, ये जरूर मैच हो रहा है। तो डी के 1 के अनुसार तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन बाकी वालों मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, प्रश्न गलत है, जैसा आया मैं आपके सामने वैसा लिया। हमारा उद्देश्य नहीं गलत या सही, हमारा उद्देश्य हमें पवने आनी चाहिए, कौन सी पवने हैं इनसे रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांता आना कैलिफोर्निया, खमसिन अरब, फॉन स्विट्जरलैंड, मिस्ट्रल फ्रांस। कौन सा गलत होगा? युग्म असंगत दे रखा है, बताएं। देखिए, ये भी तो हमने पकड़ा सर, ऑप्शन गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑप्शन पढ़ा है तो आप पता लग जाएगा सवाल कौन सा सही और कौन सा गलत है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है, मन मर्जी आए जो आंसर भर दीजिए, जो आपको ठीक लगे, बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो आपको उचित लगे, एक दो ऑप्शन, जैसे देखिएगा यहां पर एक बात बताऊं, मुझे ये ठीक लग रहा है, डी तो कम से कम 1 के साथ में मैच हो रहा है, बाकी उत्तरी अमेरिका की और कोई पवन नहीं है तीनों में से, तो डी का 1 आ रहा है। तो मेरे अनुसार मैं होता तो बी इसमें ऑप्शन भर देता, मैं होता तो बी भर देता फिर इसमें ऑप्शन, क्योंकि डी तो केवल 1 के साथ जुड़ेगा और किसी के भी साथ नहीं जुड़ सकता है। तो मेरे अनुसार तो आंसर होगा डी, कर सकते हैं इसमें।
ऐसी स्थिति में एग्जाम में आपको जो उचित लगे, जो सही मैच हो रहा है, लगा दीजिए, बाकी बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ बताएं 22 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांता आना कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है, गर्म पवने, याद करिए। खमसिन मिस्र देश में प्रवाहित होती है, ये यहां पर पेड़ गलत दे रखा है। अरब क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली गर्म पवने क्या कहलाती है? कमेंट करके बताओ। सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म पवने, नाम लिखे। मैं भी बी करके याती भावनाज कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। हाँ मुझे बताओ अरब क्षेत्र में कौन सी पवने प्रवाहित होती है? सेकंड ऑप्शन तो गलत दे रखा है, सही है। फोन है स्विट्जरलैंड और फ्रांस में, और मिस्टल है फ्रांस में, ये सही दे रखे। तो आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन यहां पर आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन मुझे बताओ अरब क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली गर्म पवने क्या कहलाती है? अरब क्षेत्र में सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म पवने, सही कहा, सिमोम। क्या कहलाएगी? सिमोम पवन के नाम से जाना जाता है। सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म पवने कहलाती है, सिमोम के नाम से जानी जाती है। स्थानीय पवन और देश का नाम, अब की तो मैच होगा मेरे हिसाब से, करो मैच इसमें। 23वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? चिनूक, फोन, हार्मेटन और सिरोको। सिमोम सारा टू अरब, रविंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, सारा टू अरब की ओर, सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर होगी, कहलाती है सिमोम पवने। तेईसवें का आंसर दें। 23 का आंसर क्या होगा? मैच करके बताओ मुझे। बाईस वाला गलत हो गया तो सही करना उसे, थोड़ा उसे अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सर पीडीएफ मिलती ही नहीं, आज जरूर मिलेगी पीडीएफ। क्लास कंप्लीट होते ही मैं जाकर पीडीएफ उसमें डलवाऊंगा, ऐप में बिल्कुल मिलेगी आपको पीडीएफ, आज ही मिलेगी। कल आकर पूछूंगा मैं आपसे मिली या नहीं पीडीएफ। बताएं। हाँ 23 का आंसर, चिनूक पवने बहती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए देश में, यूएसए देश में चिनूक पवने। फोन पवने, फोन पवने फ्रांस और स्विट्जरलैंड देश है, तो यहां स्विट्जरलैंड बन जाएगा। हार्मेटन गिनी की खाड़ी के क्षेत्र में, गिनी के तट के पास में, और सिरोको उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर से होकर जाती है भूमध्य सागर और फिर इटली देश में। तो आंसर क्या कहलाएगा? ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। सी ऑप्शन यहां पर बन रहा है, देखिए इसके अनुसार आ रहा है सी ऑप्शन यहां पर, A4 B1 C3 D2, A4 B1 C3 D2। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया था। सी ऑप्शन सही है। समझ में आ गई बातें? सी ऑप्शन सही होगा। चिनूक होगा यूएसए में, पशुचारण में सहायक हेमभक्षणी कहलाती है, फोन कहलाती है फोन कहलाएगी पवने फ्रांस राष्ट्र में अंगूर के बागानों में अंगूर को जल्दी पकाती है, फिर स्विट्जरलैंड में जाती है, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। हार्मेटन गिनी के तट की और डॉक्टर पवनों संज्ञा दी थी। सिरोको कहलाती है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका से जाती है फिर भूमध्य सागर और फिर इटली देश की ओर। इटली लिखा होता तब भी सही था, तो उत्तरी अफ्रीका लिखा है तो सही है। गतिजन्य वायुदाब पेटी है, यह बताएं क्या होगा? अच्छा प्रश्न है ये भी। गतिजन्य वायुदाब पेटी निम्न में से कौन सी है? गतिजन्य वायुदाब पेटी, गतिजन्य वायुदाब पेटी कौन सी कहलाती है? ट्वेंटी 24 का बताएं। गतिजन्य वायुदाब पेटी, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है तापीय कारण से, तापीय कारण से होता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, अध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय उच्च दाब, उपध्रुवीय और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब। कौन सा आंसर होगा? अच्छे से पढ़ के देना, गलत नहीं जाना चाहिए, बढ़िया से सोच समझकर। हनुमान जी गलत दे रहे आंसर, राहुल जी भी
गलत दे रहे हैं आंसर, कुछ जने बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है गतिक कारण से। अश्व अक्षांश वाला क्षेत्र गतिक कारण से निर्मित होता है, और उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र गतिक कारण से। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, उपोष्ण उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब दोनों है, यहां पर दोनों होगा तो ये दोनों भी तो गतिक कारण से ही है, तो इन दोनों का मिक्सचर आंसर हो गया। मिक्सचर फिर ये वाला सही कहलाएगा। ध्रुवीय उच्च दाब तो तापीय कारण से। देखिए, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी, लेकिन सी यहां पर क्या होगा, सी में दोनों ही शामिल कर दिया, कमेंट दे दिया है। अब इसको छाटे तो ये भी तो बाकी रह गया, तो दोनों कमेंट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। हमने पढ़ा था, याद करिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण गतिक कारण से होता है। यह प्रश्न अच्छा है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 आ गया। देखिए आरएस का, आरएस आते ही थोड़ा सा भारी आ जाता है मामला, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन पूछता है वो। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड है तो लेवल का एग्जाम होगा, थोड़ा सा कठिन है। हमें लगेगा ये सही है, हम टिक कर देते हैं, पता चला बाद में ये भी सही है। ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही है। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब उपध्रुवीय निम्न दाब दोनों यहां पर सही है। सर ये फैक्ट लिखा चुका हूं बहुत डिटेल से। आप कहां पर हो अभी तक, सारा डिटेल से लिखवा चुका हूं, सारे दाब कटिबंध डिटेल से बताए थे, चित्र बनाकर आपके सामने। याद आ रहा है या नहीं, लिखवाए थे या नहीं, कमेंट करके बताएं मुझे, मेरी संतुष्टि के लिए। सारी बातें मैंने, ये जो उपध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र सारे बताए थे या नहीं, बताए थे। यहां पर दाब कटिबंध याद करिए, तापीय कारण, गतिक कारण, और नहीं आ रहा है ध्यान तो वीडियो देखिएगा पुनः एक बार। यहां पर है गतिक कारण से, ये भी गतिक कारण से। ये पूछे गए अधो ध्रुवीय निम्न दाब और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, ये दोनों पूछे गए एग्जाम में। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस लेवल का पढ़ोगे तो यूपीएससी आईएएस प्री तक में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल कर पाओगे। लिखा दिया था ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगला देखें, कोरियोलिस बल जिन पर अधिकतम पड़ता है वह है। कोरियोलिस बल किन पर ज्यादा पड़ता है, हाँ नोट्स जिन्होंने बनाया बढ़िया से, अच्छा रहेगा, बताएं जरा कोरियोलिस बल किन पर अधिकतम पड़ता है। स्थल पवन, थल पवन, जल पर समीर, व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पवने, किन पर सबसे ज्यादा होगा। ट्वेंटी थर्ड तो बताया था मैंने, सी ऑप्शन सही है। A4 B1 C3 D2, A4 B1 C3 और D2 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन होगा। कोरियोलिस बल का प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ता है, स्थल, थल पवन, थल समीर, जल समीर, व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने। कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ता चला जाता है। ध्रुवों पर बढ़ेगा तो ध्रुवों पर कौन सी पवने हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने या ध्रुवीय पवने, तो ज्यादा कौन सी है। रिट में भी आएंगे क्या, बिल्कुल रिट में भी वायुदाब पवने टॉपिक है, उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कहलाएगी, ध्रुवीय पवने कोरियोलिस बल से सर्वाधिक प्रभावित होती है। हमने कहा था कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है, लगातार बढ़ता चला जाता है, और लगातार बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा ध्रुवीय क्षेत्र में होगा और सबसे कम होता है विषुवतीय क्षेत्र में। ध्रुवीय क्षेत्र में कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी होगी, ध्रुवीय पवने सर्वाधिक प्रभावित होगी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह आ गया थोड़ा मेरा टाइप का प्रश्न, जो थोड़े ऐसे सेंटेंस बनाकर देता हूं, बताइए। 26 का आंसर, 26 क्या आंसर होगा बताए ना।
टोटल देखिए 32 प्रश्न है टोटल यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। 26 का आंसर, कोरिलेस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कोरिलेस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। पवन का वेग ब्यूफोर्ड स्केल द्वारा मापा जाता है। ये तो नहीं पढ़ा था हमने पवन का वेग ब्यूफोर्ड स्केल पर। फिर भी आंसर दीजिए क्या होगा सही, फिर भी पता लग जाएगा आंसर क्या है। है 26 का आंसर, फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग में कहां से किधर मुड़ जाती है? फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में इधर मुड़ जाएगी, और इधर मुड़ जाएगी तो कौन सा आते हैं? दाएं तरफ, राइट साइड मुड़ जाएगी। तो यहां पर जबकि क्या लिखा है उत्तरी गोलार्ध में बाएं ओर, ये बाएं ओर गलत दे रखा है, क्या होना चाहिए? दाएं ओर। तो सेंटेंस तो यही वाला गलत हो गया, दाएं ओर। देखिए कई बार ये पता नहीं होता है, फिर भी मालूम चल गया ये वाला गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। सी ऑप्शन है जो गलत दे रखा है, सही नहीं है सेकंड ग्रेड में। तो आंसर क्या कहलाएगा? सी ऑप्शन कहलाएगा। सी ऑप्शन यहां पर सही है। सही का तात्पर्य जो गलत दे रखा है सेंटेंस वो दर्शाया, सी ऑप्शन होगा। समय हो गया, पता ही नहीं लगा, 1 घंटा निकल गया। 26 प्रश्न, कल 5-6 प्रश्न और बचे करवा दूंगा। फिर नया टॉपिक हम प्रारंभ करेंगे, समुद्री जलधाराएं, ओशियन करंट्स, समुद्री जलधाराएं। पवने रिवाइज करिएगा, समुद्री जलधाराएं टॉपिक तब बढ़िया से समझ में आ पाएगी। ठीक है, कल इन प्रश्नों पे 5-6 प्रश्न और बचे, वो कंप्लीट करके समुद्री जलधाराएं टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कितने सही हुए प्रश्न जल्दी से कमेंट करके बताओ। 26 में से कितने सही हुए? 23 सही है। शिखा जी कह रहे हैं 23, बहुत बढ़िया। 25 चंचल जी कह रहे हैं, कईयों के बढ़िया सही हो रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल यूपीएससी लेवल तक के लिए कंप्लीट है, आप पढ़ सकते हो। मैंने जो पढ़ा है यूपीएससी लेवल में भी होगा, प्रश्न बन जाएंगे उनसे। रविंदर जी कह रहे एक ही गलत है, 25 सही है, बिल्कुल सही है। नंदी जी कह रहे 25 सही है, बहुत बढ़िया। संजय कुमार जी 24, हनुमान जी कह रहे हैं 22, बढ़िया, अच्छी बात है। इतना अगर सरल सवाल आ रहे हैं, 22, 23, 25 तो करना ही है। मोहनलाल जी कह रहे 15, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कल 5-6 प्रश्न और करेंगे, फिर आगे ये नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।